Dear student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के अंतर्गत हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन neither be created nor can be destroyed, but it can be converted from one form to another. It is the law of conservation of energy. तो इस नियम के तहत every conversion of energy is possible, like work converted into heat and vice versa, heat converted into work and vice versa. But it is not possible we can convert work into heat but not heat into work. प्रथम नियम के अनुसार कोई भी ऊर्जा परिवर्तन या ऊर्जा का कन्वर्जन हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कार्य को हम हीट में बदल सकते हैं, उसी तरह हम हीट को कार्य में बदलते हैं, पर यह संभव नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम वर्क को तो हीट में बदल सकते हैं, पर हीट को हम वर्क में नहीं बदल सकते हैं इन नेचर। Internal energy, it is associated with a system by virtue of its chemical composition. Internal potential energy due to the chemical composition and due to motion of its molecule, which is known as internal kinetic energy. Total internal energy is equal to internal potential energy plus internal kinetic energy, and it is a state function and denoted by E or U. प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को धारण करता है। ऊर्जा की यह मात्रा उसके ताप, दाब, आयतन और उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। इस ऊर्जा को पदार्थ की इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी पदार्थ के लिए उसकी आंतरिक ऊर्जा का सही मान ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में अणुओं द्वारा स्थानांतरण, ट्रांसफर, घूर्णन, रोटेशन व कंपन या वाइब्रेशन तथा अलग अलग परमाणुओं की प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, व्यवस्था, नाभिक द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनका परिणाम ज्ञात नहीं हो सकता है। अतः किसी पदार्थ की ऊर्जा का निरपेक्ष मान ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन हम इसको सापेक्ष मान या डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। किसी पदार्थ अथवा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा का मान निश्चित होता है। वह उसकी अवस्था, रासायनिक प्रकृति, संगठन, ताप, दाब व आयतन पर निर्भर करता है। इस बात पर नहीं कि तंत्र अथवा पदार्थ ने यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त की है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं। किसी भी पदार्थ अथवा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा को निरपेक्ष रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वारा हम
इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसे ज्ञात करना हमारे लिए जरूरी होता है और आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को हम ज्ञात कर सकते हैं। चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्थिर आयतन पर ऊर्जा में परिवर्तन। माना कि एक तंत्र जिसकी ऊर्जा उसके ताप व आयतन पर निर्भर करती है, इसका मतलब है ताप और आयतन का फलन है। यदि तंत्र के ताप में सूक्ष्म परिवर्तन dt व आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dv किया जाए तो तंत्र की ऊर्जा में हुआ परिवर्तन dE = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV के बराबर होगा। यहाँ पर आंशिक व्यंजन dE अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर ताप के साथ ऊर्जा में परिवर्तन की दर है, व dE अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्थिर ताप पर आयतन के साथ ऊर्जा में परिवर्तन की दर है। क्योंकि ऊर्जा अथवा आंतरिक ऊर्जा U या E तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, अतः ये आंशिक व्यंजन पार्शियल डेरिवेटिव भी बहुत महत्व रखते हैं और यदि हम इनके मान को ज्ञात कर लें तो तंत्र की ऊर्जा के परिवर्तन को हम आसानी से परिकलित कर सकते हैं। तो du = डेल्टा Q माइनस डेल्टा W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमको प्राप्त होता है। तो ये इस समीकरण से और जो इक्वेशन नंबर 2 हमारी है dE = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी, इन दोनों के द्वारा हमें ये समीकरण डेल्टा Q माइनस डेल्टा W = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV समीकरण प्राप्त होता है। और जो वर्क होता है वो प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और प्रेशर P अपोजिंग प्रेशर से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट dV के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो डेल्टा Q = माइनस POP dV = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल्टा E अपॉन डेल्टा V कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV प्राप्त होगा। यहाँ पर जो डेल्टा W है वो POP dV अर्थात किया गया प्रमुख कार्य गैस का आयतन और गैस का आयतन परिवर्तन है। अब माना कि हम तंत्र का आयतन स्थिर रखते हैं, अतः dV = 0 का होगा। उस स्थिति में जो हमारा समीकरण है डेल्टा E = डेल्टा QV के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा W में dV = 0 हो जाएगा। तो du = डेल्टा QV के बराबर हो जाएगा और डेल्टा QV = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम dt। और क्योंकि जो ये दूसरा टर्म है dV वाला टर्म वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा QV अपॉन dt = डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ताप में dt वृद्धि के लिए स्थिर आयतन में कोई तंत्र कितनी ऊष्मा अपने सराउंडिंग से ग्रहण करता है,
वह उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV के बराबर होती है। अतः हम ये लिख सकते हैं CV = ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चूँकि स्थिर आयतन पर किसी तंत्र की ऊष्माधारिता को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अतः हम ΔE/ΔT कांस्टेंट वॉल्यूम को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी या ज्ञात करने योग्य मात्रा है। DE और जो DV = 0 होगा तो उस स्थिति में DE = CVDT के बराबर होता है। उपयुक्त समीकरण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए है। इस समीकरण को इंटीग्रेट करने पर हमें ΔE = इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 to T2 CVDT समीकरण प्राप्त होगा। इस समीकरण की सहायता से हम केवल तत्व के गुणों से ΔE का मान परिकलित कर सकते हैं। इस समीकरण को समाकलित करें तो हमें ΔE के परिकलन के लिए एक संबंध मिलेगा जो ΔE = QV के बराबर होता है। अतः किसी तंत्र द्वारा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। ΔE व QV दोनों ही एक समान साइन रखते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। Q के लिए हम जानते हैं कि यदि सराउंडिंग से तंत्र की ओर प्रवाहित ऊष्मा QV > 0 हो तो ΔE भी 0 से ज़्यादा होगा, अर्थात तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऐसे परिवर्तन को हम ऊष्मा शोषी परिवर्तन कहते हैं। यदि परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का प्रवाह सिस्टम से सराउंडिंग की ओर हो तो उस स्थिति में QV और ΔE दोनों ही ऋणात्मक होंगे, अर्थात इनका मान 0 से कम होगा और तंत्र की ऊर्जा में कमी आएगी। चूँकि CV सदैव धनात्मक मात्रा होती है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। यदि तंत्र के ताप में वृद्धि हो तो DT > 0 होगा और तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि तंत्र के ताप में कमी हो रही है तो DT > 0 होगा और तंत्र की ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। अतः जो तंत्र स्थिर आयतन पर ताप ही उस तंत्र की ऊर्जा का हमारा मापन है। तंत्र की ऊर्जा व ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी दोनों ही तंत्र के मात्रात्मक गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि प्रति मोल ऊष्माधारिता C एक विशिष्ट गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऊष्माधारिता का मान स्थिर रहता है तो जो हमारा समीकरण है वो ΔE = CVΔT के बराबर होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि ताप के छोटे परास या स्मॉल रेंज में ऊष्माधारिता के मान स्थिर होते हैं। अतः तंत्र की ऊर्जा परिवर्तन को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या परिकलित कर सकते हैं। स्थिर आयतन के
प्रक्रमों के लिए एक बिल्कुल सामान्य समीकरण है डेल्टा ई इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, और इसे किसी भी ठोस, द्रव अथवा गैसीय तंत्र पर लागू किया जा सकता है। लेकिन यह बात सैद्धांतिक स्तर या थ्योरेटिकली ही सही है, प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि अगर हम जो प्रैक्टिकल देखते हैं तब तंत्र के रूप में यदि किसी पूर्ण रूप से ठोस अथवा पूर्ण रूप से द्रव को किसी सीमित आयतन वाले पात्र में लेकर उसका ताप बढ़ाया जाए तो ठोस अथवा द्रव की अत्यंत कम संपीड़ता के कारण पात्र में दाब इतना अधिक हो जाएगा कि वह पात्र विकृत होकर फट सकता है। अतः प्रायोगिक स्तर पर इसके लिए ऐसा तंत्र लिया जाता है जो कम से कम आंशिक रूप से गैसीय हो।